हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का नेक्स्ट कंटिन्यूशन में नेक्स्ट चैप्टर। तो इसका कालखंड था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो इसमें हम देखेंगे आज मोहरें, लिपि तथा बाँट और उसके आगे का क्रम। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम। तो लिपि हम देखते हैं। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। इन पर बने जानवर के चिन्ह अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं बहुत ज़्यादा अधिक थी। लगभग 375 से 400 के बीच इसमें चिन्ह थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णन उत्कीर्णन दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि दाईं से बाईं ओर लिपि को लिखा जाता था। यह लिखावट मोहरों, तांबे के औजारों, मर्तबानों के अवंठ यानी औंठ, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, आभूषणों, अस्थि छड़ें एवं प्राचीन सूचना पट पर लिखी गई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक स्तर पर थी। तो हमने देखा अभी लिपि। अब हम देखते हैं बाँट। बाँट विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाँट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन पर कोई निशान नहीं होते थे और ये घनाकार होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाँटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्ले के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस टाइम पे वेट एंड मेजरमेंट का यानी बाँट और तराजू का काम बहुत ज़्यादा होता था, उपयोग होता था। अब हम देखते हैं इनकी प्राचीन सत्ता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन सत्ता किस तरह की थी। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, जैसे जो कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता मृद भांडों, मोहरों, बाँटों, ईंटों जैसी वस्तुओं से स्पष्ट है। जैसे ईंटों का निर्माण एक स्थान पर नहीं होता था, परंतु वे समान अनुपात में बनाई गई थी। और इसके अलावा दूसरा तथ्य है बस्तियां किन्हीं विशेष कारणों से आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थानों पर स्थापित की गई थीं। इसके अतिरिक्त विशाल दीवारों, चबूतरों के निर्माण एवं ईंटों को बनाने के लिए श्रम संगठित किया गया था। इसलिए इन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई ना कोई सत्ताधारी तो होता होगा, नहीं तो फिर इन पर नियंत्रण कैसे होगा। इन सब चीज़ों को कार्यान्वित करने के लिए कोई ना कोई सत्ताधारी था। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में कोई ठोस साक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस संबंध में कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित या राजा की संज्ञा दी गई थी,
ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजा के साक्ष्यों से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकीं और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि जो जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे तो क्या वास्तव में वे ही सत्ताधारी थे। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में शासन नहीं थे तथा सभी के सामाजिक अधिकार समान थे। मतलब वहाँ पे सत्ताधारी कोई नहीं था, सभी का सामाजिक अधिकार समान था। कुछ यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों को समीप संस्थापित होने से यह स्पष्ट होता है कि एक ही राजा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरह की थीं और सभी की समानताएं समान थीं। तो इससे यह लगता है कि शायद एक ही राजा था। अंतिम निष्कर्ष सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि यह कभी भी संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे होकर ऐसे जटिल निर्णय तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। अतः कोई ना कोई राजा तो होता होगा। तो इससे यही बात सिद्ध हो रही है कि राजा वहाँ पे था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य और इतने जटिल कामों को करने के लिए कोई ना कोई राजा तो होता होगा। अब देखते हैं हम सभ्यता का अंत, कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। जैसे क्या बदलाव आया? विशिष्ट वस्तुओं, बाँट, मोहरों तथा मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता का समाप्त हो जाना, आवास निर्माण की तकनीकी का ह्रास तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण इत्यादि का समाप्त हो जाना। कुल मिलाकर पुरातत्वविदों जो पुरावस्तुएं हैं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। तो मतलब इन जो हड़प्पा सभ्यता में जो ये विशेषताएं थीं वो सारी धीरे धीरे ख़त्म होती गई और जीवन शैली एक ग्रामीण जीवन शैली विकसित होने लगी, जिसे हम उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए, इसके लिए कई मत दिए गए हैं। इसमें जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और नदियों का मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग करना इत्यादि इसमें शामिल है, कि इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही है, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं कर सकते। तो इससे मतलब ये नहीं कह सकते हम कि सारी की सारी सभ्यता इन सब कारणों से एक बार में ही ख़त्म हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कुछ जो विशेषज्ञ थे उनके मत क्या हैं। जैसे कि जॉन मार्शल का मत है कि सिंधु सभ्यता में हुए युद्धों एवं नरसंहार के कारण पतन हुआ है। मतलब इनका कहना ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध हुए, नरसंहार हुए, उस वजह से इसका पतन हुआ। अब दूसरे विशेषज्ञ क्या कहते हैं
REM व्हीलर के मतानुसार ऋग्वेदकालीन आर्यों ने सिंधु सभ्यता के अनार्यों को युद्ध में नरसंहार कर सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो इनका कहना यह है कि जो ऋग्वेदकालीन जो आर्य आए थे उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के अनार्य थे जिन्हें हम द्रविडियन कहते हैं, उनका युद्ध में नरसंहार करके और सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया। अब देखते हैं आगे। 1925 में मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित मिले हैं जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। हालांकि इनमें से 2 तथ्यों से निश्चित रूप में नरसंहार के संकेत मिलते हैं। तो 2 तथ्य जो हमने देखे उनमें नरसंहार के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जो ये 16 अस्थि पंजर मिले हैं एक साथ ही मिले हैं, वो भी आभूषणों के साथ, आभूषण पहने हुए। तो इस तरह से हमने देखा। अब आगे देखते हैं। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में नरसंहार के साक्ष्यों को गलत बताया है। इन्होंने बोला है कि जो नरसंहार के जो साक्ष्य हैं या जो बात कही गई है वो गलत है। उन्होंने कहा है कि अस्थि पंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे, मतलब वो एक ही काल के अस्थि पंजर नहीं थे, अलग अलग काल के थे। तो ये असंभव है कि युद्ध में वो लोग मारे गए। अब इसके बाद दूसरे विशेषज्ञ क्या कहते हैं। GF डेल्स ने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964, इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि अंतिम काल में संबंधित विनाश के कोई साक्ष्य नहीं मिले, जैसे व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह, चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव, दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। अतः उन्होंने नरसंहार या युद्ध जैसी घटना को स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि अगर युद्ध हुआ होता तो ये चीज़ें हुई होती, और इनके अगर साक्ष्य मिलते तो मान सकते थे कि युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ प्रतीत नहीं हुआ, न ऐसे कोई साक्ष्य मिले जो ये सिद्ध कर सकें कि वहाँ पे युद्ध हुए हैं। तो ये उन्होंने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, जो कि एक्सपीडिशन 1964 में उन्होंने प्रकाशित किया था। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में। हमने अंत देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी इसी चैप्टर में ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या क्या तथ्य हैं। 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। कब आई थी? 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। 1921 में माधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ था। फिर 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ था। 1946 में RIM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ था। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ। 1960 में बीबी लाल तथा BK थापक के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ हुआ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ हुआ। इसके बाद है 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ हुआ। उसके बाद है 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। फिर उसके बाद है 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ हुआ। तो ये कुछ फैक्ट थे। इन फैक्टों के साथ आज का चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता का आज हम समापन करते हैं। तो
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।